छंद अर्थात जो चित्त को प्रसन्नता प्रदान करे, आह्लाद उत्पन्न करे चित्त में, वह छंद कहलाता है। तो छंद मात्राओं से जुड़ा हुआ है, जो कि काव्य रचनाओं में प्रयोग होता है। एक निश्चित मात्राएं में रचना होती है और इसके कारण रचना सुंदर होती है, आकर्षक होती है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि छंद में मात्रा किसे कहते हैं। ठीक है, मात्रा के बारे में हम लोग व्याकरण में भी पढ़े हैं, शिक्षा ग्रंथों में भी इसका वर्णन है। तो छंद में भी मात्रा का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि छंद इसी पे आधारित होता है। यह एक श्लोक प्राप्त होता है, एक मात्रो भवेद ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनश्चार्ध मात्रकम। अर्थात ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है, प्लुत होता है। ह्रस्व स्वर जो होता है वह एक मात्रा वाला होता है, दीर्घ 2 मात्रा वाला होता है, प्लुत 3 मात्रा वाला होता है और व्यंजन को अर्ध मात्रा वाला माना गया है। ठीक है, ह्रस्व को ही लघु भी कहते हैं। तो लघु क्या होता है, एक मात्रा वाला होता है, और गुरु दीर्घ को कहते हैं, वह द्विमात्रा वाला होता है। तो जो हम लोग छंद का अध्ययन करेंगे लौकिक छंदों में, लघु और गुरु का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि लघु और गुरु के गणना के आधार पर ही छंदों का निर्धारण होता है। तो ये समझ लीजिए, ह्रस्व और दीर्घ 2 तरह के वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण, जिसमें ह्रस्व वर्ण एक मात्रा वाला होता है, उसे ही लघु कहा गया है, और दीर्घ वर्ण द्विमात्रिक होता है, जिसे कि गुरु कहते हैं। गुरुरेको गकारस्तु लकारो लघुरेककः क्रमेण चैषां रेखाभिः संस्थानं दर्श्यते यथा। गुरु को ग के द्वारा दिखाया जाता है और लघु को ल। अगर कहीं ग लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है गुरु है, और ल लिखा हुआ है तो लघु मात्रा वहां पे है, और इनको 2 रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इनके लिए 2 रेखाएं निश्चित की गई हैं। ठीक है, ये 2 रेखाएं हैं, देखिए। यह लघु के लिए एक रेखा है, जो कि सीधी एक रेखा खींचते हैं तो वो लघु को दिखाती है कि जिस वर्ण के साथ ये रेखा खींचेंगे, अर्थात वह एक मात्रा वाला लघु है। और यह जो एस की तरह यह आकृति है, रेखा है, यह गुरु को दिखाती है। तो देखिए, जैसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, एक शब्द है बालक। अगर इसमें हमें लघु और गुरु का निर्देश करना हो तो हम कैसे करेंगे, चिन्ह के माध्यम से। तो देखिए, ब पे आ की मात्रा है, अर्थात यहाँ पे गुरु है, दीर्घ वर्ण है, इसलिए यह गुरु है। तो इसके ऊपर हम ऐसे चिन्ह दिखाएंगे, गुरु का चिन्ह दिखाएंगे। ल में दीर्घ मात्रा नहीं है, अ जुड़ा हुआ है, ल व्यंजन में ह्रस्व वर्ण अ जुड़ा हुआ है, इसलिए यह लघु है। इसके ऊपर ऐसे एक खड़ी पाई का चिन्ह दिखाएंगे, तो इससे संकेत होता है कि यह लघु है। ऐसे ही क में भी कोई दीर्घ स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए यह भी लघु है, यह ह्रस्व है, इसलिए इसके साथ ऐसे चिन्ह करेंगे। और न में देखिए, न में भी यह भी लघु मात्रा वाला है। द में दीर्घ ई है, इसलिए यह गुरु मात्रा वाला है। तो सबसे पहले छंद का अध्ययन करने से पहले हमें मात्रा के विषय में अच्छे से जान लेना है कि मात्रा का प्रयोग कैसे करते हैं। 2 तरह की मात्रा होती है, जो अभी हम छंद पढ़ने जा रहे हैं उसमें मुख्य रूप से 2 मात्राओं को पढ़ना है, ह्रस्व और दीर्घ वर्ण। 2 तरह के होते हैं, ह्रस्व दीर्घ। ह्रस्व एक मात्रा वाला होता है, दीर्घ द्विमात्रिक होता है। तो ह्रस्व को ही लघु कहते हैं, जिसका चिन्ह यह एक सीधी रेखा जो खींचते हैं वह लघु को दिखाता है, और गुरु का चिन्ह यह एस के जैसे जो आकृति बनाए हैं, यह गुरु को दिखाता है। तो ये दोनों इनके चिन्ह है। जब हम छंद को पढ़ेंगे, उसमें चिन्ह दिखाना होगा, तो हम इसी के माध्यम से समझेंगे। हम वहाँ लघु गुरु लिखेंगे नहीं, इन चिन्हों को दिखा देंगे, तो उसमें समझ में आ जाएगा कि इसमें कितने गुरु मात्रा हैं, कितनी लघु मात्राएं हैं। और प्लुत 3 मात्रा वाला होता है, जिसका कि प्लुत का प्रयोग नहीं होता है लौकिक संस्कृत में, इसलिए हम उसको नहीं देखेंगे। और व्यंजन को आधा मात्रा वाला माना गया है, तो उसमें उसका कोई चिन्ह नहीं यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे मुख्य रूप से हमें लघु
और गुरु को ही देखना है। इसी से हम छंद की मात्राओं को जान पाएंगे कि इस छंद में कितने वर्ण हैं, कितने लघु वर्ण हैं, कितने गुरु वर्ण हैं, और उन वर्णों से फिर हम छंद के अलग अलग छंदों की पहचान कर पाएंगे। तो इस तरह से आप लोग ये समझ गए होंगे मात्रा में मुख्य रूप से दो, लघु गुरु। लघु की मात्रा है ये सीधी रेखा, और गुरु की मात्रा यह एस की तरह आकृति, यह इनका चिन्ह है। अगर ल कहीं लिखा है तो ल से लघु लेंगे और ग से गुरु। लेकिन हमें एक संकेत के द्वारा हमारे शास्त्र में कहने की परंपरा है, तो इस तरह से यह सांकेतिक चिन्ह है, लघु का ये और गुरु का ये। और एक दो शब्दों के द्वारा मैंने दिखाया भी कि देखिए इसमें एक गुरु वर्ण है, दो लघु है। बालक शब्द में एक गुरु वर्ण और दो लघु वर्ण, और नदी में एक गुरु और एक लघु है। अब इन गुरु और लघु का विधान कैसे करते हैं, क्या कुछ विशेष नियम है या बस ऐसे ही कर देते हैं? तो इसमें कुछ कहीं कहीं पे विशेष नियम भी हैं। सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरुर्भवेत् वर्णः संयोग पूर्वश्च पदान्तगोऽपि वा। देखिए इस श्लोक के द्वारा कौन कौन से अक्षर गुरु हो जाते हैं। कभी कभी लघु भी जो होता है वह गुरु हो जाता है, इसका नियम निर्देश कर दिया गया है। वैसे तो लघु वही एक मात्रा वाला जो है वह लघु रहेगा, लेकिन कभी कभी लघु भी गुरु हो जाता है, उसको बता दिया गया है। उसके आधार पर हम समझ जाएंगे संपूर्ण विधान को। देखिए लघु वर्ण यदि किसी अनुस्वार के साथ हो, अनुस्वार समझते हैं, जो वर्ण के ऊपर एक बिंदी लगाई जाती है उसको अनुस्वार कहते हैं। तो लघु वर्ण यदि कहीं किसी अनुस्वार से युक्त होता है तो उसको भी हम गुरु मान लेते हैं। जैसे देखिए एक शब्द है तिलकम, ठीक है, तिलकम में यह लघु है क्योंकि ह्रस्व है, ह्रस्व मात्रा वाला है तो लघु है, इसके ऊपर हमने लघु का चिन्ह लगाया, ल के ऊपर लघु का चिन्ह लगाया। क भी लघु होना चाहिए था लेकिन यह गुरु है, क्यों? क्योंकि इसके साथ अनुस्वार जुड़ा हुआ है। तो सानुस्वारश्च, अनुस्वार के साथ यदि कोई लघु वर्ण भी हो तो उसको भी गुरु मानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगर कोई विसर्ग युक्त हो, विसर्गी हो, विसर्ग से युक्त कोई लघु वर्ण हो तो वह भी गुरु हो जाता है। जैसे देखिए रामः, राम में तो दीर्घ अ है इसलिए यह गुरु हुआ, लेकिन म भी गुरु माना गया है क्योंकि इसके साथ विसर्ग लगा हुआ है। यद्यपि यह लघु वर्ण है लेकिन फिर भी हमने इसको गुरु माना है क्योंकि यह विसर्गी है, विसर्ग से युक्त है। संयुक्त अक्षर से पूर्व, अगर संयोग पूर्वश्च, संयुक्त अक्षर से पूर्व कोई लघु वर्ण है तो उसको भी गुरु मान लेंगे। जैसे पक्व, यह एक शब्द है, देखिए प है, इसके पहले आधा क, यह संयुक्त अक्षर जुड़ा हुआ है तो इसको हम गुरु मान लेंगे। यद्यपि यह लघु है लेकिन संयुक्त से पूर्व आया है तो यह गुरु हो जाएगा और वह लघु रहेगा। तो इन परिस्थितियों में यह विशेष नियम है, इनको बताया गया है कि कैसे कोई लघु वर्ण भी गुरु हो जाता है। इस तरह से सामान्य रूप से जो एक मात्रा वाला ह्रस्व है, ह्रस्व स्वर से युक्त है, वह तो लघु होगा और जो दीर्घ वाला है वह गुरु होगा। लेकिन कभी कभी लघु वर्ण भी गुरु हो जाता है इन विशेष परिस्थितियों में। कब? जब अनुस्वार के साथ उनका प्रयोग हो, विसर्ग से युक्त हो और संयुक्त अक्षर से पूर्व हो। और देखिए एक और विशेष नियम है, पाद के अंत में जब उसका अंत होता है छंद का तो उसके अंत में लघु वर्ण गुरु और कभी कभी गुरु वर्ण लघु भी हो जाता है। क्यों? विकल्प से, प्रयोजन के अनुसार छंद की पूर्ति के लिए। कभी कभी छंद अगर लघु वर्ण है लेकिन हमको वहां पे गुरु वर्ण की आवश्यकता है छंद को पूरा करने के लिए, तब हम उसको गुरु बना लेते हैं। और कभी कभी गुरु वर्ण होता है उससे छंद भंग होता रहता है तो लघु बना लेते हैं ताकि छंद की पूर्ति हो जाए। विकल्प से होता है क्योंकि हमारा प्रयोजन होता है छंद को पूरा करना। तो यह भी एक विशेष नियम है इसमें। तो इस तरह से यह लघु और गुरु का विधान हुआ। अब देखिए छंद में एक और जो महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए वह है गण। गण किसे कहते हैं? गण को समझना आवश्यक है। गण का अर्थ होता है समूह, और इस गण का निर्माण लघु और गुरु संकेतों के आधार पर होता है।
ठीक है। गण का शाब्दिक अर्थ समूह है। लघु और गुरु के कुछ संकेतों को मिला करके गण का निर्माण किया जाता है, जो कि छंद के निर्माण में बहुत ही आवश्यक होता है। देखिए, दो तरह के गणों का हमारे यहाँ वर्णन है। त्रिवर्णात्मक गण अर्थात 3 वर्णों को मिला करके जो गण बनाए जाते हैं, और चतुष्कलात्मक गण 4 वर्णों को। लेकिन हम यहाँ पे त्रिवर्णात्मक गण का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो छंद हम पढ़ते हैं उनमें त्रिवर्णात्मक गण ही प्रयोग होते हैं। तो त्रिवर्णात्मक गण कौन कौन है, इनके लिए बताया गया म, य, र, स, त, ज, भ, न। इनसे इन अक्षरों से बने हुए त्रिवर्णात्मक 8 गण हैं। मुख्य 8 गण हैं। जैसे म से या ये इसमें ये जो शब्द समूह है, इसमें सभी गणों के प्रथम अक्षर वाले नाम अक्षर है यहाँ पे। म, य, र, स, त, ज, भ, न। म से जैसे बनता है मगड़, य से यगड़, ठीक है। वैसे ही म से मगड़, य से यगड़, र से रगड़, स से सगड़, त से तगड़, ज से जगड़, भ से भगड़ और न से नगड़। ये 8 गण संस्कृत में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। यह मात्राओं के समूह हैं। त्रिवर्णात्मक है, 3 वर्णों से युक्त हैं और मात्राओं के समूह हैं। इनको आप लोग याद रखिएगा, मगड़, यगड़, रगड़, सगड़, तगड़, जगड़, भगड़ और नगड़। अब इन गणों में कौन कौन सी मात्राएं होती हैं, एक यहाँ पे गलती हो गई है, वो हमें पहचानना है। जैसे यगड़ में देखिए, यगड़ में होता है एक लघु, यहाँ पर लघु होता है। एक बार मैं इसको सही कर देती हूँ। यगड़ में पहला लघु होता है। ठीक है, कैसे हम समझेंगे, क्योंकि ये 8 गढ़ हैं, बीच बीच में हमें भूल जाता है कि किस गढ़ में कितने लघु और कितने गुरु होते हैं। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा यह सूत्र है, इसको आप लोग याद कर लेंगे तो इससे आप लोग को हमेशा याद रहेगा। य माता राज भान सलगम, यह एक छोटा सा सूत्र है, बनाया गया है, जिससे अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपको गढ़ों का नाम भी याद रहेगा, और किस गढ़ में कितने लघु और कितने गुरु हैं, कितनी मात्राएं हैं, यह भी आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। जैसे देखिए, यगण, य माता से आप पहले लेंगे, पहला अक्षर लीजिए, य से हो गया यगण। अब देखिए, अगर इस पे अब मात्रा आपको लगानी है, क्योंकि त्रिवर्णात्मक है, 3 ही मात्रा लगेगा, लेकिन वह मात्रा कितना लघु और कितना गुरु है यह आपको नहीं पता है। तो एकदम इसमें साधारण सा एक आप ध्यान कर लीजिए कि य पहला है अक्षर, पहला अक्षर लीजिए, उससे गढ़ का नाम हो गया। अब यह देखिए कि इस पे कोई दीर्घ मात्रा नहीं है, यह लघु है, इसलिए पहली मात्रा यगढ़ की लघु होगी। और फिर 2 और अक्षर लीजिए, उसके बाद वाला देखिए, माता, तो माता में दीर्घ है, माँ में भी दीर्घ है और ता में भी दीर्घ है, अतः इसकी 2 मात्राएं दीर्घ होंगी। य माता, 2 मात्राएं दीर्घ होंगी। तो इस तरह से पहला हुआ यगण, जिसमें पहली मात्रा होगी लघु और दूसरी होगी दीर्घ, तीसरी भी दीर्घ होगी। एक लघु 2 गुरु होगा इसमें, यगण में। अब दूसरा गण कौन सा है, तो अब इसको पहले वाले को छोड़ दीजिए, य को छोड़ दीजिए। अब दूसरा अक्षर है म, देखिए, तो दूसरा होगा मगड़, ठीक है। अब मगड़ में कितने लघु और कितने गुरु होते हैं यह आपको जानना है। तो अब बस आप पहला वाला छोड़ दीजिए, उसको ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वह हो चुका है, यगड़ में जा चुका है। अब यहाँ से 3 अक्षर देखिए, तो तीनों में देखिए गुरु आ रहा है। म में भी गुरु है, त में भी गुरु है और र पे भी आ की मात्रा गुरु है। इसका अर्थ हुआ कि मगड़ में तीनों गुरु होंगे, ठीक है। मगड़ में
तीनों वर्ण गुरु होते हैं। ठीक है, अब तीसरा गण क्या है, तो य और म को आप छोड़ दीजिए, अब इसको मत देखिए, इनकी गणना नहीं होगी। अब तीसरा अक्षर है त, इसका अर्थ है तीसरा गण है तगण, तो तगड़ हो गया। अब इसमें कितनी मात्रा होगी, कितना लघु और कितना गुरु होगा, यह जानना है। तो यहाँ से 3 अक्षर लीजिए, त, र और ज। तो त पे आ की मात्रा है, र पे आ की मात्रा है और ज है, तो ये दोनों गुरु हैं, इसलिए 2 गुरु होगा तगड़ में, और ज में लघु है इसलिए यहाँ पे लघु होगा। तो इस तरह से गणों का निर्माण करना, कौन कौन से गण हैं इनका नाम भी आपको इससे याद रहेगा, और किस गण में कितनी मात्राएं हैं यह भी आपको लघु गुरु इससे पता चल जाएगा। अब देखिए तगड़ हो गया, तगड़ को अब छोड़ दीजिए त से। अब यहाँ से हम लेंगे अगला गण, तो अगला गण होगा रगड़। अब यहाँ से 3 अक्षर को हम देखेंगे, जो आगे के 3 हैं, तो पहला गुरु, दूसरा लघु और तीसरा गुरु है, इसलिए रगड़ में पहला गुरु, दूसरा लघु और तीसरा गुरु वर्ण होगा। ठीक है, अब अगला गण क्या है, ज। ज है अक्षर, इसलिए जगड़ होगा। जगड़ में कितने गुरु कितने लघु होंगे, तो सीधा सा है, पहला लघु, दूसरा गुरु, तीसरा लघु, ये जगड़ का हुआ। अब ज के बाद भ आ रहा है, भान है भ, तो भगड़ होगा इसका मतलब अगला गण। तो भगड़ में क्या होगा, पहला गुरु, दूसरा लघु और तीसरा लघु। देखिए भगड़ में ऐसे होगा। अब नगड़, नगड़ में पहला लघु, फिर लघु और लघु, तीनों लघु होंगे नगड़ में। ऐसे ही अंतिम गण जो है वह सगड़ है। ठीक है, तो सगड़ में पहला लघु, दूसरा लघु, और ये देखिए संयुक्त अक्षर है, या फिर इस पे अनुस्वार लगाएंगे तो उसके कारण यह गुरु हो जाएगा। तो इसलिए सगड़ में पहला लघु, देखिए पहला लघु, दूसरा लघु और तीसरा गुरु वर्ण होगा। तो ये यहाँ तक हमारे 8 गुरु के गण जो है, य, माता, राज, भान, स तक, यहाँ तक 8 गणों के नाम हैं। और इसी सूत्र से आप इन गणों में कितनी लघु और कितनी गुरु मात्राएं हैं उनको भी पहचान सकते हैं। तो यह बहुत ही आसान इसका रूप है, इससे आप कभी भी कहीं भी इसको लिख लीजिए और किस गण में कितनी मात्राएं हैं आप बता सकते हैं। ठीक है, एक श्लोक भी संस्कृत में प्राप्त होता है, उसको भी बता दे रहे हैं। आदि मध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम, भजसा गौरवम यान्ति मनो तु गुरु लाघवम। देखिए आदि मध्यावसानेषु, जो या माता राज भान सलगम के द्वारा हमने किया है, उस वही चीज यह श्लोक में बताया गया है। आदि अर्थात शुरू में, मध्य अर्थात मध्य में, अवसान अर्थात अंत में। तो यरता, यरता का हुआ यगण, रगण और तगण। तो यगण, रगण और तगण में क्रमशः आदि, मध्य और अंत में लघु आते हैं। अर्थात देखिए यगण में आदि में लघु आया है, इसका मतलब इसके बाद के दोनों गुरु वर्ण होंगे, यरता। और रगड़ में क्या होगा, मध्य में लघु होगा। देखिए रगड़ मध्य में लघु है, बाकी गुरु है। और तगड़ में अंतिम में लघु आएगा, बाकी 2 गुरु होंगे। तगड़ देखिए अंतिम में लघु आया है, बाकी 2 गुरु हैं। तो यह सूत्र भी इसी तरह से है, यह श्लोक भी इसी बात को बता रहा है कि आदि, मध्य और अंत में यर्ता, जो यगण, रगड़, तगड़ है, उनमें क्रमशः लघु आता है। और भजसा गौरवम याति, इसी प्रकार से भगण, जगण और सगड़ में गुरु आते हैं। अर्थात भगण में आदि में गुरु आएगा, बाकी 2 लघु रहेंगे। जगड़ में मध्य में गुरु आएगा और प्रथम और अंत में लघु आएंगे। जगड़ देखिए, सगड़ में अंतिम में गुरु आएगा और प्रथम 2 लघु रहेंगे। सगड़ में देखिए तो, और मनौ तु गुरु लाघवम, मनौ मगड़ और नगड़ में, तो मगड़ में पूरे गुरु आते हैं, तीनों में गुरु आते हैं, और नगड़ में तीनों लघु आते हैं। गुरु लाघवम, मनौ मगड़ में गुरु हैं तीनों और नगड़ में तीनों लघु हैं। देखिए मगड़ में तीनों गुरु और नगड़ में तीनों लघु। तो यह हुआ गणों के नाम याद करने के लिए आपको यह सूत्र भी बहुत ही आसान है। और यह श्लोक भी, आप संस्कृत का है यह श्लोक, यह भी आप याद कर सकते हैं। इससे आपको गणों के नाम
और उन गणों में कितने गुरु लघु मात्राएं हैं, इनका भी आपको हमेशा याद रहेगा, यह कभी भी नहीं विस्मृत होगा। अब आगे चलते हैं। यह तो हुआ गण। गण अर्थात जो अक्षरों का वर्णों का समूह है, त्रिवर्णात्मक गण है ये, और इसमें 8 गण हैं। इनके द्वारा छंदों में मात्राओं की वर्णों की गणना होती है। अब देखिए छंद में एक और प्रमुख जो तत्व है वह है यति। छंद में यति की भी प्रमुखता होती है। यति किसे कहते हैं? यति अर्थात विश्राम करना। यति जिह्वेष्ट विश्राम स्थानम कविभिरुच्यते सा विच्छेद विरामाद्यै पदैर्वाच्या निजेच्छया। यति के द्वारा क्या होता है कि जहाँ पे छंद को बोलते समय जहाँ जहाँ भी हमारी जिह्वा स्वेच्छा से रुकती है, उसे ही विद्वान यति कहते हैं। जब हम छंद का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, स्वर में बोलते हैं, तब कहीं हमारी बीच में जिह्वा विश्राम करती है, स्वयं से ही वहां पे वह विश्राम करती है। वह स्थान ही विद्वानों के द्वारा यति कहा जाता है। इसे विच्छेद नाम से भी कहते हैं, इसका अन्य नाम विच्छेद भी है, और विराम इत्यादि पदों के द्वारा भी इसे जाना जाता है। तो यह दो मुख्य चीजें हुए, गण, यति, चरण। छंद में चरण का भी नाम आप लोग बार बार सुने होंगे कि चरण किसे कहते हैं। तो चरण को बताने के लिए यह एक श्लोक आया है। पद्यम चतुष्पदी तच्च वृत्तम जाति इति द्विधा वृत्तम अक्षर संख्यात जातिर्मात्रा कृता भवेत्। यह जो चरण है उसे पद भी कहते हैं। तो 4 पद होते हैं उसमें छंद में, ठीक है। जैसे पैर होता है हम लोग का, वैसे ही छंद में भी पद होते हैं जिसे चरण भी कहते हैं। तो इसका आगे हम लोग देखेंगे, और इसमें छंदों के भेद भी बताए गए हैं कि वृत्त और जाति नाम के 2 छंद भेद होते हैं, ठीक है। एक वृत्त होता है और एक जाति होता है, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। देखिए छंद के भेद जब देखते हैं तो 2 तरह से पहले छंद हम 2 भेद कर सकते हैं, वैदिक छंद और लौकिक छंद। वैदिक छंद वे छंद हैं जो कि वेदों में प्रयोग किए गए हैं, जिसमें गणना, उष्णी, कनुष्टुप, पृथ्वी, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति इत्यादि प्रमुख हैं। गणना नहीं है, गायत्री है, यहाँ पे गलती हो गया है, गायत्री होना चाहिए, गणना लिख दिए हैं। गायत्री, उष्णी, कनुष्टुप, पृथ्वी, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ये छंद वैदिक छंद हैं। लौकिक छंद 2 प्रकार के होते हैं, वृत्त और जाति। वृत्त छंद वे होते हैं जिनमें अक्षरों की गणना होती है, जैसे हम लोग मंदा, क्रांता, शिखरिणी, ये सब छंद पढ़ते हैं, ये वृत्त छंद है, क्योंकि इसमें अक्षर जो है उनकी गणना की जाती है। और जाति छंद जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, जिसमें आर्या छंद प्रमुख है। तो हम वैदिक छंदों के विषय में हमें नहीं पढ़ना है, अभी हमें लौकिक छंद के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है, क्योंकि हम जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसमें लौकिक छंद ही ज्यादा प्रयोग किए जा रहे हैं। तो कौन कौन से लौकिक छंद हैं और उनको कैसे जान सकते हैं कि यह कौन सा छंद है, उसको हमें जानना है। तो लौकिक छंद में भी वृत्त और जाति 2 हुए। वृत्त, इसमें अक्षरों की गणना की जाती है और लघु गुरु संकेतों के आधार पर गढ़ बनाकर छंद का लक्षण घटाया जाता है, ठीक है। लघु गुरु जो अभी हम पढ़े हैं और गढ़ के विषय में भी पढ़े हैं कि लघु गुरु को त्रिवर्णात्मक गढ़ बनाया गया है उन्हीं के आधार पर। तो और यह 3 तरह का होता है, सम, अर्ध सम और विषम, ठीक है। और मैंने बताया कि छंद में चरण भी होते हैं। तो जिस छंद के चारों पाद, चारों चरण समान हो, उसे समवृत्त छंद कहते हैं। जिसमें प्रथम और तृतीय समान हो, द्वितीय और चतुर्थ एक समान हो, अर्थात प्रथम चरण और तृतीय चरण एक जैसा हो, और द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण एक मात्रा वाला, समान मात्रा वाला हो, तो उसे अर्ध समवृत्त कहते हैं। और विषम वृत्त उसे कहते हैं जिसके चारों चरण में अलग अलग मात्राएं हो, चारों चरण भिन्न हो। तो ये हुए वृत्त। यह तो हुआ छंद के विषय में पहले जो प्रारंभिक जानकारी थी वह मैंने आप लोगों को दी। अब देखिए कुछ मुख्य छंद जो हमें पढ़ने हैं
हम उनके विषय में पढ़ेंगे कि वो छंद उनका लक्षण क्या है और फिर उस लक्षण में कैसे हम लघु गुरु की मात्रा को गढ़ के आधार पर घटा सकते हैं। ठीक है, जो हम बार बार आप लोग जैसे उत्तर रामचरितम पढ़ रहे हैं या अभी पढ़े आप लोग मेघदूतम पढ़े, जितने भी रचनाएं पढ़ रहे हैं उसमें जो छंद बार बार आ रहे हैं उनके विषय में आपको जानकारी देना है, तो उसको हम पढ़ेंगे। जैसे इंद्र वज्रा, पहले इंद्र वज्रा के बारे में पढ़ेंगे। इंद्र वज्रा भी बार बार आपके उसमें आता है। इंद्र वज्रा का लक्षण है, देखिए, स्यादिंद्र वज्रा यदितौ जगौग, यह लक्षण है। लक्षण आपको याद करना पड़ेगा तभी आप छंद पहचान पाएंगे। आज हम इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के बारे में पढ़ेंगे। स्यादिंद्र वज्रा यदितौ जगौग, तौ से यहाँ पे लेना है कि इंद्र वज्रा में दो तगड़ होते हैं, तौ अर्थात दो तगड़, और ज से जगड़ और गौ से दो गुरु। इंद्र वज्रा वह छंद है जिसके एक चरण में क्या होते हैं, दो तगड़ और एक जगड़ और दो गुरु। ठीक है, इसके देखिए लक्षण में भी यह घटेगा, जो इसका लक्षण बनाया गया है उसमें भी दो तगड़ एक जगड़ और दो गुरु मात्रा होगा। जैसे मैंने अभी आपको गढ़ों के विषय में बताया, तगड़, तगड़ में क्या होता है, आप अगर कॉपी पे लिखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा, फिर से एक बार दिखाते हैं। तगड़, तगड़ में क्या होता है, दो गुरु और एक लघु। ठीक है, और जगड़ में एक लघु एक गुरु और एक लघु। तो इंद्र वज्रा में क्या होता है, दो तगड़ होते हैं, अर्थात ऐसे दो बार आएंगे मात्राएं, इतने वर्ण आएंगे, और एक जगड़ होगा और दो गुरु। ठीक है, तो देखिए हम इस मात्राओं को देखेंगे। अब हमें क्या होगा, इसमें मात्रा को घटाना होगा, गढ़ को बनाना होगा। इसमें कैसे, उसी आधार पर जैसे हमने पढ़ा है कि लघु गुरु की मात्रा कैसे लगाई जाती है। तो देखिए यहाँ पे यह है, पहले को छोड़ देंगे क्योंकि ये आधा है, अर्ध ये क्या है, व्यंजन है, तो इसका कोई मात्रा नहीं होता, यह अर्ध मात्रा वाला होता है। हमें बस लघु और गुरु का ध्यान देना है। जहां पे गुरु आएगा वहां पे हमें ऐसा चिन्ह लगा देना है, जहां लघु आएगा वहां पे वैसा, इस तरह से एक सीधी पंक्ति लगानी है। देखिए यह है, यह में आ की मात्रा है, यह दीर्घ आकार है इसलिए यह लघु माना जाएगा। अब द देखिए, द में यद्यपि छोटी की मात्रा है, यह लघु कहलाएगा, लेकिन हमने पढ़ा था नियम में कि अगर कोई संयुक्त अक्षर आ जाए तो उसके पूर्व वाला लघु भी गुरु हो जाता है, तो यह भी गुरु हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसकी मात्रा भी गुरु ही लगेगी। अब यह तो संयुक्त अक्षर है, यह ह्रस्व ही माना जाएगा, लघु ही माना जाएगा, इसलिए इसके साथ यह चिन्ह लगाएंगे लघु वाला। वह तो देखिए लघु है, लेकिन इसके बाद संयुक्त अक्षर ज्र है, इसमें संयुक्त अक्षर जुड़ा हुआ है, इसलिए यह भी गुरु हो जाएगा, इसके लिए गुरु मात्रा लगाएंगे। अब यह आ है इसलिए यह तो गुरु रहेगा। यह क्या रहेगा, लघु, और ई दी जो है यह लघु है, तौ यह गुरु होगा, ज यह लघु होगा, गौ यह गुरु, और यह विसर्ग से युक्त है, यद्यपि यह लघु है लेकिन विसर्ग से युक्त होने के कारण इसको भी गुरु मानेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने लघु गुरु की मात्रा इसमें लगा दी लक्षण में। अब इसको गिनते हैं कि क्या इसमें दो तगड़ एक जगड़ और दो गुरु आते हैं। तो देखिए इतनी मात्राएं हमने लगाई हैं। अब इनको देखिए तीन तीन का गढ़ बनाइए, यह प्रथम तीन गढ़ हुए, ये तीन गढ़ हुए, ये तीन और दो बाद में बच गए हैं। तो प्रथम तीन हमने इतना बनाया। तो देखिए तगड़ में क्या होता है, दो गुरु और एक लघु लास्ट में होता है, तो यह तगड़ हुआ पहले, फिर दो गुरु और एक लघु होता है, यह भी तगड़ हुआ, दो तगड़ हो गए इस तरह से, और फिर जगड़ होना चाहिए एक, तो यहां से लेंगे। फिर यह जगड़ में क्या होता है, बीच में गुरु होता है और दो लघु होते हैं दोनों तरफ, तो ये जगड़ हुए और दो गुरु लास्ट में हो गए। तो इस तरह से लक्षण इसमें
घट गया। स्यादिंद्र वज्रा यदि तव जगौगः, इसमें यह दो तगण, एक जगण और दो गुरु हो गए। यह पूरी तरह से लक्षण इसमें घट गया। तो इंद्र वज्रा के एक चरण में क्या होते हैं? दो तगड़, एक जगड़ और दो गुरु होता है। अब हम कोई एक श्लोक लेंगे इंद्रवज्रा, कोई एक इंद्रवज्रा का श्लोक लेते हैं, उसमें भी लक्षण घटा के देखते हैं कि क्या यह सही हो रहा है, उसमें लक्षण घटित हो रहा है। और फिर उसके बाद हम उस जो छंद विशेष है उसको स्वर के साथ भी वाचन करेंगे। तो सभी जो छंद है उसको हम स्वर में भी कह सकते हैं। कुछ या तो खुद से उसका स्वर बना सकते हैं या कुछ पारंपरिक स्वर होते हैं। देखिए ये उत्तर रामचरितम हम लोग पढ़ रहे हैं, वहीं से मैंने इंद्रवज्रा का यह एक श्लोक लिया है जो आप लोग पढ़ चुके हैं। यह इंद्रवज्रा छंद में श्लोक है। हम इसमें एक बार इसका लक्षण घटा के देखेंगे। जामात्र यज्ञेन वयम निरुद्धा त्वं बाल एवासि नवम च राज्यम युक्तः प्रजानामनुरंजने स्यास्तस्माद्यशो यत् परमं धनम वह। प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं, तो इसमें भी देखिए 4 चरण है। यह यहाँ से 1 चरण, 2 चरण, 3 और 4 चरण। इसको हम 4 चरण में भी लिख सकते हैं इस श्लोक को। अब देखिए एक चरण में क्या होना चाहिए? 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु। तो पहले हम एक चरण का देखते हैं। पहले मात्रा लगाएंगे हम, जामात्र यज्ञेन। ज देखिए दीर्घ है इसलिए यह गुरु की मात्रा लगेगी। म पे भी गुरु की मात्रा। त्रि में लघु लगेगा क्योंकि यह लघु है। य में गुरु हो जाएगा क्योंकि इसके बाद संयुक्ताक्षर ज्ञ है। और ज्ञ में गुरु होगा क्योंकि एक ही मात्रा है। न में लघु होगा। व में लघु होगा। यम में क्योंकि ऊपर अनुस्वार है इसलिए यह गुरु होगा। नी में छोटी की मात्रा है, यह लघु है। और रू छोटा ऊ यद्यपि है लेकिन इसके बाद संयुक्त अक्षर है, आधा द है, इसलिए यह गुरु हो जाएगा और ध गुरु होगा। यहाँ तक एक चरण हुआ। इसमें देखिए हमने मात्रा लगाई। इसमें देखिए आप 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु होंगे। आप इनको एक साथ लिखेंगे अगर तो 2 तगड़ हो गए, 1 जगड़ हो गया यहाँ तक और 2 गुरु। ठीक है, तो एक ये लक्षण इसमें एक चरण में घटित हो गया। इस तरह से आप दूसरा भी देख सकते हैं। दूसरे चरण में भी लक्षण घटित होगा क्योंकि इसके चारों चरणों में समान मात्राएं होंगी। यह समवृत्त है इसलिए समान होगा। 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु सभी में होगा। दूसरे चरण में भी देखिए त्वम। त्वम में पहला गुरु होगा क्योंकि व में अनुस्वार लगा हुआ है। ब के ऊपर लगाएंगे। यह इनके ऊपर सीधे सीधे लगाना चाहिए लेकिन ये इधर उधर हो गए हैं। ब के ऊपर ब में आ की मात्रा है तो गुरु लगेगा। ल में लघु, ए में गुरु, व में गुरु, स में लघु, न में लघु, वम में अनुस्वार लगा है इसलिए यह गुरु होगा। च में लघु, र में गुरु और य में गुरु, क्योंकि इसके बाद यह आधा अक्षर है तो यह गुरु हो जाएगा। देखिए फिर वैसे ही 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु आएंगे। इसी तरह से 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु। इस तरह से 2 चरण में लक्षण घटित हो गया। तीसरे और चौथे चरण में भी ऐसे ही घटित होगा। आपको बस लघु गुरु की मात्रा लगानी है। उसके बाद क्या करना है? गण का बना देना है। गण को 3-3 वर्णों से युक्त गण को बना देना है। देखिए यहाँ पे पहला गुरु है क्योंकि इसके बाद यद्यपि इसमें छोटा ऊ की मात्रा है, यह लघु होना चाहिए, लेकिन नियम है छंद में कि अगर कोई संयुक्त अक्षर बाद में हो तो लघु वर्ण भी गुरु हो जाता है। तो संयुक्त अक्षर होने से यह लघु वर्ण भी गुरु हो जाएगा। और यह लघु वर्ण इसलिए गुरु हो गया है क्योंकि इसके साथ विसर्ग लगा हुआ है। प्र यह रहेगा लघु, यह गुरु, यह गुरु, यह लघु और यह लघु। यह र गुरु हो जाएगा क्योंकि इसके बाद संयुक्ताक्षर है। ज लघु और यह गुरु। या भी गुरु होगा। त यास तमाद्य यह भी गुरु और यह गुरु। लघु ये मात्राएं इधर उधर हो गई हैं। ठीक है,
उनको अगर हम ठीक से करेंगे, एकदम सीधे-सीधे ऊपर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस तरह से यह जो नीचे के 2 चरण हैं, तीसरा और चौथा चरण, इसमें भी आप देखेंगे तो ये तगड़, तगड़, जगड़ और 2 गुरु। फिर देखिए तगड़, तगड़, जगड़ और 2 गुरु। तो इस तरह से इसमें इंद्र वज्रा का जो लक्षण दिया गया है, स्यादिंद्र वज्रा यदितो जगौगः, यह पूरी तरह से घटित हो रहा है। और इसको स्वर में अगर आप बोलना चाहें तो एक स्वर हम इसके लिए बता दे रहे हैं, जो कि सामान्य रूप से हम लोग गाते हैं। और इसमें देखिए यति का भी ध्यान रखना चाहिए। यति जहाँ पर हमारी जिह्वा रुकती है, तो यहाँ पर यति है, यहाँ पहले चरण, फिर इसके बाद और यहाँ पर और यहाँ। इसको स्वर के साथ अगर बोलेंगे तो इसका एक सामान्य स्वर है, जामात् यज्ञेन वयं निरुद्धा त्वं बाल एवासि नवं च राज्यं युक्तः प्रजानामनुरञ्जने स्यात् तमाद्यशो यत् परमं धनं वः। एक बार फिर से इसका स्वर बताते हैं, जामात् यज्ञेन वयं निरुद्धा त्वं बाल एवासि नवं च राज्यं युक्तः प्रजानामनुरञ्जने स्यास्तमाद्यशो यत् परमं धनं वः। यह हुआ इंद्र वज्रा छंद, ठीक है। और इसका आपको लक्षण भी याद करना है। लक्षण में भी आप स्वर बोल सकते हैं, स्यादिंद्र वज्रा यदितो जगौगः, स्यादिंद्र वज्रा यदितो जगौगः। ऐसे लक्षण को बोल करके आप स्वर को याद कर लेंगे, और उसके जहां भी इस तरह से श्लोक आएगा तो आप उसको इस स्वर में बोल सकते हैं। मैम, हाँ बोलिए। मैम एक थोड़ा सा डाउट हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये जैसे जामात्री, तो स्त्री में मैम विशेष मतलब तो कुछ नहीं है कि विशेष में, त्री में, जैसा विशेष नियम बताए ना कि त्री में री क्या की क्या मात्रा है ना, मात्राएं हैं। री की छोटी री मात्रा है, इसलिए यह लघु अच्छा, होगा। मात्रा री। री अच्छा मात्रा जी लगी ना, जी। जो ऋषि री होता है वह 2 तरह से, दीर्घ और ह्रस्व 2 होता है ना, तो हाँ इसमें हाँ जी ह्रस्व जी री मैम, का हाँ मात्रा लगा हुआ है, इसलिए यह लघु होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका जी लघु मैम, का चिन्ह दिख हाँ रहा है, यह साथ हाँ साथ, जी। ठीक है। जैसे ई, जी ऊ इत्यादि की मात्रा लगती, वैसे ही इसमें त्री में री की मात्रा लगी है, जी वो भी हाँ जी। ह्रस्व री लगा है, इसलिए यह लघु माना जाएगा। जी। अब देखिए इसी तरह से एक और छंद है उपेंद्र वज्रा, उसको भी हम देख लेते हैं। उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघौसा, यह इसका लक्षण है, ठीक है। उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघौसा का क्या अर्थ है, जैसे इंद्र वज्रा था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है तो वह उपेंद्र वज्रा हो गया है। जैसे देखिए इंद्र वज्रा में क्या था, पहले तगड़ था, तगड़ में क्या होता है, यह है ना, तगड़ में 2 गुरु और 1 लघु है, तो इसमें प्रथम लघौसा कर दिया, अर्थात प्रथम लघु हो जाता है उपेंद्र वज्रा में। तब क्या बदल जाएगा, जगड़, तगड़ और फिर जगड़ और 2 गुरु हो जाएंगे उपेंद्र वज्रा में। देखिए जगड़, तगड़, जगड़ और 2 गुरु उपेंद्र वज्रा में होते हैं। बस परिवर्तन क्या हुआ है कि इंद्र वज्रा में यहाँ गुरु होता है तो वह इंद्र वज्रा हो जाता है, तब वह तगड़ हो जाता है। उपेंद्र वज्रा में क्या है, पहला लघु हो गया है जिसके कारण यहाँ गढ़ परिवर्तित हो गया है, जगड़ हो गया है पहला, ठीक है। जगड़ है, बाकी सब वैसे ही है, तगड़ है और फिर जगड़ है और 2 गुरु है। इसके लक्षण में भी घटा के देखते हैं। उपेंद्र वज्रा, ऊ में क्या है, ऊ में लघु, इसमें गुरु, इसमें लघु, यहाँ गुरु हो जाएगा क्योंकि संयुक्त अक्षर है बाद में, और यह गुरु, फिर यहाँ पर लघु, यहाँ लघु, यहाँ गुरु, यहाँ ल के सामने लघु, यह गुरु और यह गुरु। अब देखिए गढ़ बनाइए, पहला है जगड़, क्योंकि जगड़ में क्या होता है, मध्य में गुरु होता है और दोनों तरफ लघु होते हैं। फिर देखिए दूसरा गढ़ होगा तगड़, क्योंकि तगड़ में 2 गुरु और 1 लघु।
फिर जगड़ है, बीच में गुरु और दोनों तरफ लघु, और फिर 2 गुरु अक्षर हैं। तो यह उपेंद्र वज्रा हो जाता है। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा एकदम समान है, बस उपेंद्र वज्रा में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। पहला अक्षर लघु हो जाता है जिसके कारण कि गढ़ परिवर्तित हो जाता है, जगड़ हो जाता है। और इंद्र वज्रा में क्या होता है कि पहला अक्षर गुरु रहता है जिसके कारण यहाँ पे 2 तगड़ होते हैं, 1 जगड़ 2 गुरु। लेकिन उपेंद्र वज्रा में इसीलिए कहा है उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघौसा, इसमें जो है पहला अक्षर सब कुछ इंद्र वज्रा के जैसा है, लेकिन पहला अक्षर यहाँ लघु हो जाता है, इसके कारण यह बदल जाता है। अब इसको देखिए, इसका एक हमने उदाहरण दिया है, उपेंद्र वज्रादि मणि छटाभिर विभूषणानाम छुरितम वपुस्ते स्मरामि गोपीभिरूपास्यमानम सुरद्रुमूले मणिमंडपस्थम। ठीक है, इसमें भी हम देखते हैं, प्रथम के 2 देख लेते हैं घटा करके। देखिए, पहला लघु हो गया, फिर गुरु, फिर लघु, फिर गुरु, गुरु, लघु, लघु, यहाँ गुरु हो जाएगा, यद्यपि छोटी की मात्रा है लेकिन संयुक्ताक्षर है बाद में, इसलिए यह गुरु हो जाएगा। फिर लघु, गुरु, गुरु हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे र की मात्रा है, संयुक्ताक्षर है, इसलिए यह भी गुरु। यह लघु, यह गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, ये क्योंकि यहाँ पे अनुस्वार है इसलिए गुरु हो जाएगा। व में देखिए लघु, प में छोटा उ की मात्रा, गुरु हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे संयुक्त अक्षर है और गुरु। इसी तरह से नीचे का भी है, तो यह भी एकदम इंद्र वज्रा की तरह है। इसका स्वर भी आप दूसरा स्वर भी कोई बोल सकते हैं, लेकिन इंद्र वज्रा के जैसे स्वर में भी इसको बोल सकते हैं। उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघौसा, उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघौसा। देखिए इस श्लोक का स्वर, उपेंद्र वज्रादिमणि छटाभिर विभूषणानां छुरितं वपुस्ते स्मरामि गोपीभिरूपास्यमानं सुरद्रुमूले मणिमण्डपस्थम्। उपेंद्र वज्रादिमणिच्छटाभिर्विभूषणानां छुरितं वपुस्ते स्मरामि गोपीभिरूपास्यमानं सुरद्रुमूले मणिमण्डपस्थम। तो ये 2 छंद हुए, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा। छंद का पहले आपको लक्षण पता होना चाहिए। यदि तौ जगौ गह, तौ जगौ गह, यहाँ तक लक्षण है इसका कि 2 तगड़ 1 जगड़ 2 गुरु। ऐसे ही उपेंद्र वज्रा एकदम इंद्र वज्रा जैसा है, पहला वर्ण परिवर्तित होता है, गुरु की जगह लघु हो जाता है, इसलिए पहले जगड़ हो जाता है, तगड़ और जगड़ 2 गुरु। तो आज ये 2 छंद हमने पढ़े। आगे जो छंद है और भी मुख्य छंद हैं उनको हम लोग फिर कल पढ़ेंगे।